Hello friends, you are welcome in PVP video classes. I am Pankaj Kumar Tripathi going to present a special lecture on elements of crime and criminal liabilities. In this lecture, I will describe the elements of crime and connection of the elements with criminal liabilities. मित्रों, भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों पर यह एक विशेष वीडियो लेक्चर है जिसमें मैं अपराध के सामान्य तत्वों और आपराधिक दायित्वों पर चर्चा करूंगा। इसमें अपराध के तत्वों पर की विवेचना के साथ साथ मैं अपराध के तत्वों के संदर्भ में जो आपराधिक दायित्व होते हैं उन पर भी चर्चा करूंगा। Here, before going further, I would like to differentiate the two terms crime and offense, because we are here to describe elements of crime and criminal liabilities. So it is required to differentiate the term crime from the term offense and criminal liabilities from the liability of an offense. ओके मित्रों, हम लोग यहाँ क्राइम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और क्रिमिनल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इस नाते क्राइम का ऑफेंस से और क्रिमिनल लाइबिलिटीज का लाइबिलिटीज फॉर एन ऑफेंस से अंतर करना जरूरी है। द टर्म क्राइम मीन्स ऑफेंसेज इन जनरल, while an offense means a particular crime, like an offense of theft. So crime of theft is not a crime of theft, it is offense of theft. Okay, the term crime is a common term like criminal conspiracy. So conspiracy which is punishable for any of the offenses. So the term crime means general. It means these are general elements of offenses because these are elements of crime. मित्रों, क्राइम शब्द एक सामान्य शब्द है जिसका किसी विशिष्ट अपराध से कोई लेना देना नहीं है। जैसे हम चोरी के अपराध को क्या कहेंगे? ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। लेकिन हम आपराधिक षड्यंत्र को क्या बोलेंगे? कॉन्स्पिरेसी ऑफ एन ऑफेंस नहीं कहेंगे, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्यों? क्योंकि षड्यंत्र किसी भी अपराध का हो सकता है, जबकि चोरी स्वयं में एक अपराध है। इस नाते अगर ये लिखा हुआ है अपराध के तत्व, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि ये अपराध के सामान्य तत्व हैं, बिकॉज दीज आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ एनी ऑफेंस, these are elements of crime, and same here, these are criminal liabilities. So irrespective of any particular offense, okay, we are here to discuss the elements of crime and criminal liabilities. मित्रों, इस नाते यह कहा जा सकता है कि किसी एक विशिष्ट अपराध की बात से परे उठकर हम लोग सामान्य अर्थों में यहां अपराध के तत्वों और आपराधिक दायित्वों और इनका परस्पर संबंध पर चर्चा करेंगे। ओके, सो लेट मी डिस्क्राइब एलिमेंट्स ऑफ क्राइम फर्स्ट। देयर मस्ट बी अ सब्जेक्ट, दैट इज पर्सन, and mere being a person is not sufficient. These two elements are into the person. He must have guilty mind
and he must has done any wrongful act punishable in law, and then he get the intended result which is prohibited by law. It means which is punishable. मित्रों, एक व्यक्ति हो और व्यक्ति में दो बातें अपने आप आ जाएंगी अपराध के संदर्भ में। व्यक्ति है और व्यक्ति का दोषी मन हो और व्यक्ति ने दोषी कार्य किया हो, और फिर एक बात क्या है, ऑब्जेक्टिव, कि उसके जरिए एक रिजल्ट आया हो। कैसा रिजल्ट? एक कैसा परिणाम? ऐसा परिणाम जिसको पाने को रोकने के लिए दंड की व्यवस्था की गई हो, यानी वह परिणाम विधि द्वारा प्रतिसिद्ध है कि इसको मत पाइए। ए ने बी को मारा, उसकी डेथ कॉज की, कॉजिंग डेथ इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ओके, तो वो जो रिजल्ट पाया वो पनिशेबल है। जरा सब देखिए यहां, देयर आर 4 एलिमेंट्स: पर्सन, मेंस रिया, एक्टस रियस, इंटेंडेड रिजल्ट। पर्सन includes mens rea and actus reus. It means a person having guilty mind has done a wrongful act prohibited by law and gets intended result which is prohibited by law. एक व्यक्ति है जो दोषपूर्ण मस्तिष्क के साथ है, दुराशय के साथ है, और उसने कोई दोषपूर्ण कार्य किया है और ऐसा करके उसने उस परिणाम को पाया है जिसे पाना उसका आशय था, लेकिन जो विधि द्वारा प्रतिबंधित है। जनरली दीज 4 एलिमेंट्स आर एलिमेंट्स फॉर क्रिमिनल लायबिलिटी टू हेल्ड अ पर्सन लायबल अंडर क्रिमिनल लॉ। सामान्यतः यह 4 तत्व हैं जिसके अधीन किसी व्यक्ति को अपराध विधि के अधीन आपराधिक दायित्व के लिए दोषी ठहराया जाता है। But here I have displayed 5 liabilities, okay, other than general criminal liability. Here nowhere general criminal liability. For general criminal liability these 4 elements are required. सामान्य आपराधिक दायित्व के लिए तो ये चारों तत्व चाहिए, but other than the norms of general criminal liability, there are 5 other criminal liabilities have been displayed on this board by me. मैंने 5 और भी आपराधिक दायित्वों को यहां आपके सामने प्रस्तुत किया है। फर्स्ट, विकेरियस लायबिलिटी, सेकेंड, जॉइंट लायबिलिटी, थर्ड, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, फोर्थ, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, एंड फिफ्थ इज इनकोहेरेंट लायबिलिटी। हमने जिन 5 आपराधिक दायित्वों को यहां प्रस्तुत किया है उनमें से पहला है प्रतिनिधिक दायित्व, दूसरा है संयुक्त दायित्व, तीसरा है कठोर दायित्व, चौथा है आन्वयिक दायित्व, और 5वां है अपूर्ण दायित्व, यानी परिणाम न मिलने पर भी दायित्व। Here there are 4 places where I have mentioned if no, and if no. Care it. आप इस बोर्ड को देखिए ध्यान से कि जब मैंने आपराधिक तत्वों को आपराधिक दायित्वों से कनेक्ट करने के लिए चित्र बनाया तो उसमें 4 जगह if no, यानी यदि नहीं करके लिखा है। मतलब यदि ये तत्व नहीं है, केवल ये 3 तत्व हैं और फिर भी क्रिमिनल लायबिलिटी है, तो क्या होगा? यदि ये तत्व नहीं है और फिर भी क्रिमिनल लायबिलिटी हो जा रही है, जनरली all the 4 elements are required to hold a person liable under criminal law. But it is general rule. In exceptional situations, even in absence of any of the elements, a person might be held guilty. Then holding that kind of guilty would not be called as general criminal liability. Okay, because for general criminal liability all the 4 elements are required. But if a person
is held guilty even in absence of any of the four elements, then that kind of criminal liability would be called with any specific adjective, any of the five criminal liabilities. मित्रों, सामान्य आपराधिक दायित्व के लिए इन चारों तत्वों का होना जरूरी है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनमें से किसी एक के न होने पर भी किसी व्यक्ति को आपराधिक दायित्व के अधीन किया जाता है। तो ऐसे आपराधिक दायित्व को तो कभी भी सामान्य आपराधिक दायित्व नहीं कहा जाएगा, बल्कि कोई न कोई एक विशेष आपराधिक दायित्व के नाम से उसे पुकारा जाएगा। तो पहली तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें कौन सा एक एलिमेंट नहीं होगा तो कौन सी क्रिमिनल लायबिलिटी होगी। ओके, कौन सा एक एलिमेंट नहीं होगा तो कौन सी क्रिमिनल लायबिलिटी होगी, पहले हम इसको देखना चाहेंगे। ओके, सो लेट मी गो फ्रॉम बिलो। इंटेंडेड रिजल्ट, इट मीन्स नॉर्मली टू हेल्ड अ पर्सन लायबल अंडर क्रिमिनल लॉ, occurring of result is required, but if no result is caused, even person is held liable, the liability would be called as inchoate liability, like criminal attempt, abatement under section 115 and 116 without causing result, the abater would be liable. Criminal conspiracy, the conspirator have been caught at the level of conspiracy, they would be held liable, they would be punished. मित्रों, सामान्य आपराधिक दायित्व के लिए परिणाम का होना जरूरी है, लेकिन यदि परिणाम न हो तो भी दायित्व होता है। ऐसे दायित्व को हम अपूर्ण आपराधिक दायित्व कहते हैं, जैसे आपराधिक प्रयत्न, परिणाम नहीं निकला फिर भी दायी है। दुष्प्रेरण, ए ने बी को दुष्प्रेरित तो किया, बी ने कार्य नहीं किया, फिर भी ए दायी होगा धारा 115 या 116 में। आपराधिक षड्यंत्र, ए और बी मिलकर षड्यंत्र किए, उसी स्तर पर पकड़ लिए गए, उन्हें दायी ठहराया जाएगा, जबकि अभी उन्होंने कार्य पूरा नहीं किया है। प्रिपरेशन फॉर वेजिंग वॉर अंडर सेक्शन 122, preparation for waging war or robbery, committing robbery in a neighbor friend country under section 126, and preparation for committing dacoity under section 399, the other provisions of inchoate liability. भारतीय दंड संहिता में जहां जहां तैयारियों को दंडनीय बनाया गया है, वे भी बिना परिणाम के ही होती हैं। So if no intended result is required and even the person who has done actus reus with guilty mind held liable, the liability would be called as inchoate liability. जबकि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों ने दोषपूर्ण मस्तिष्क से दोषपूर्ण कार्य किया है, परिणाम नहीं निकला, फिर भी उन्हें अगर दायी मानते हैं तो उनके दायित्व को हम अपूर्ण दायित्व कहते हैं। ओके, actus reus is required to be done by a person, actus reus, wrongful act. If no, and even there the person is liable, then his liability would be called as constructive liability. Okay, like section 34, 149, 396 and 460. Okay, constructive liability. Actually this doctrine is applied, this kind of liability is applied when a person having guilty mind get intended result or not, but he does his act through others. Through other person having mens rea, but does his act through other, because if no, it means there is no actus reus, he doesn't do the wrongful act himself. If no, whether result is obtained or not, caused or not,
if he would be held liable, such liability would be called as constructive liability. Okay, it means when one does his act through others. Here mens rea is required. He must be with guilty mind. Okay, मित्रों, जब कभी कोई व्यक्ति अपनी दुराशय की पूर्णता के लिए कोई दोषपूर्ण कार्य खुद तो नहीं करता, किसी और से करवाता है, ठीक है, तो ऐसे में उसके द्वारा स्वयं कार्य न किए जाने पर भी उसका दायित्व होता है, और इस दायित्व को हम अन्वयिक दायित्व कहते हैं। दुष्प्रेरक का दायित्व जो धारा 109 से 114 तक में है, वो इसी कैटेगरी में आता है। लाइबिलिटी ऑफ एन अबेटर अंडर सेक्शन 109 to 114 are of constructive liability, because the act is not done by the abettor himself, but he does his act, wrongful act of serious, through others. क्योंकि इसमें वह दोषपूर्ण कार्य खुद नहीं करता बल्कि किसी और से करवाता है। In such way, if two or more persons jointly having common intention doing some wrongful act of serious, every person of the group would be criminally liable for others' act, whatever they have done with in pursuance of the common intention of the all. Okay, so though one person of the group has not done a particular act of serious which had been done by the other person of the same group, but even the person would be held liable for the other's act. So that kind of liability would be called as constructive criminal liability under section 34. Okay, मित्रों, जैसे दो या दो से अधिक लोग एक साथ मिल करके एक सामान्य आशय को पूरा करने में कार्य कर रहे हैं, यहां ए ने कुछ कार्य किया, बी ने कुछ और किया, सी ने कुछ और किया, सी ए और बी के कार्य के लिए भी दायी हो जाएगा। तो सी अपने कार्य के लिए जो लायबल हुआ वो तो जनरल लायबिलिटी है, लेकिन सी जो बी और ए के कार्य के लिए लायबल हुआ वो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। ओके, लाइक A and B decide to kill C. Okay, A and B. B means other person, A means this person. Okay, A and B decides to kill C. ए और बी सी को मारने को निश्चित कर देते हैं। इन परसुएंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ बोथ, बी शॉट्स एट सी एंड ए इज विथ बी टू सपोर्ट हिम इफ एनी नीड अराइज्ड। अगर कोई आवश्यकता पैदा होगी तो ए सहायता करेगा, इस नाते ए केवल खड़ा है। Okay, the real act of serious to hold a person liable for committing murder had been done by B only. Okay, not by A, but even A would be liable under section 302(34). So A's liability is constructive liability, while B has himself done the act of serious. So B's liability is general criminal liability. मित्रों, ए और बी सामान्य आशय रखते हुए सी को मारने जाते हैं। बी गोली चलाता है, ए खड़ा है कि जरूरत पड़ने पर साथ देगा, लेकिन गोली बी ने चलाई, सी मर गया। यहां बी आपराधिक दुराशयपूर्ण मस्तिष्क रखने के साथ साथ खुद से दोषपूर्ण कार्य किया। हत्या के लिए जरूरी कार्य किसने किया? बी ने, और परिणाम पाया। इस नाते बी का दायित्व तो सामान्य आपराधिक दायित्व है। बी पर कौन सी धारा लगेगी?
सेक्शन 302। लेकिन ए ने खुद तो दोषपूर्ण कार्य नहीं किया, हत्या के लिए जो आवश्यक दोषपूर्ण कार्य है उसने उसको ए ने नहीं किया है। ए ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे सी मर जाए, लेकिन ए को भी दायी माना जाएगा बी के कार्य के लिए। यानी ए के लिए एक्टस रियस यहां एब्सेंट है, यानी ए की लायबिलिटी 302/34, यानी ये कॉन्स्ट्रक्टिव लायबिलिटी है, अन्वयिक दायित्व है। यानी जब मैं कोई कार्य खुद न करूं, किसी दूसरे के द्वारा वो कार्य किया जाए और फिर भी मुझे मान लिया जाए विधि में कि मैंने भी वो कार्य किया या मैंने ही वह कार्य किया, तो इसे हम अन्वयिक दायित्व कहते हैं। When I do not do an act, but the act is done by any other person, but in law it is absolutely presumed that I have done the act, though it is proved that the act has been done by someone other. But according to law, the act is considered to have been done by me also or by me only. Then my liability would be constructive criminal liability, but not general criminal liability. Okay? So if no actus reus is done by the same person, even he is liable, the liability would be constructive liability. अगर किसी व्यक्ति ने खुद दोषपूर्ण कार्य अपने नहीं किया, किसी और से करवाया, फिर भी वह दायी है, तो उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी अन्वयिक दायित्व की होगी। धारा 109 से 114 तक में जो अबेटमेंट है उसमें यही लायबिलिटी होती है अबेटर की। वो खुद नहीं अपराध करता, अबेटी करता, दुष्प्रेरित व्यक्ति करता है, फिर भी उसे लायबल माना जाता है। सेक्शन 34, 149, 396 डकैती विद मर्डर, 460। ओके, नाउ generally no person is held guilty under criminal law unless he has done the act with criminal mind. सामान्यतः किसी व्यक्ति को तब तक आपराधिक दायित्व में दोषी नहीं माना जाता जब तक कि उसने उस कार्य को दोषपूर्ण मस्तिष्क के साथ न किया। ओके, बट इन सम केसेस इवन इन एब्सेंस ऑफ मेंस rea, if no, a person who has done an actus reus be held liable. Such kind of criminal liability is called as strict liability. Strict, without waiting criminal mind. मन दोषी था कि नहीं था इसकी प्रतीक्षा किए बिना अगर दोषी मान लिया जाता है किसी व्यक्ति को, तो ऐसे दायित्व को हम कठोर दायित्व कहते हैं। ओके, सामान्यतः आपराधिक विधि में किसी व्यक्ति को तब तक दायी नहीं मानते जब तक कि उसने जो दोषपूर्ण कार्य किया है वो दोषपूर्ण मस्तिष्क से न किया हो। लेकिन यदि बिना दुराशय के भी उसके द्वारा दोषपूर्ण कार्य किए जाने पर आपराधिक दायित्व उत्पन्न होता है, इसके न होने पर भी नो, तो ऐसे दायित्व को हम कठोर दायित्व कहते हैं। देयर आर सेवरल ऑफेंसेस वेयर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी applied: bigamy, द्विविवाह, public nuisance, लोकुपता, kidnapping at the point of actual age, contempt of court, committing rape with a girl below 16 years. Okay, number of offenses where without waiting that whether the person has done the actus reus with guilty mind or not, if it is proved that he has done the actus reus, the wrongful act, he would be held liable. Such kind of liability is called as strict liability. It means the rule of strict liability is an exception of rule of mens rea. अर्थात कठोर दायित्व का जो नियम है, जो सिद्धांत है, वह दुराशय के नियम का अपवाद है। Okay, now come on, person. Generally a person is required at all, but even I have mentioned here if no, what it means.
you have cared that here actor Shreyas was absent. I have not done my act, but I was there at mental level. Whether in Act Section 34, 149, 396, 460, or as an abator, I was there at mental level. Though I have not done my actor Shreyas. It means as a person I was there. But if I am not there, neither at actual level, nor at mental level, and even I am liable, then such kind of liability is called as vicarious liability. मित्रों, आपने कंस्ट्रक्टिव अन्वयिक दायित्व के सिद्धांत में देखा कि जो व्यक्ति दायी ठहराया गया वो एक्टर श्रेयस भले नहीं किया था, कार्य भले ही नहीं किया था, भौतिक रूप से कार्य करने में उपस्थित भले न हो, लेकिन मानसिक रूप से उपस्थित था, यानी एज ए पर्सन वहां था मानसिक तौर से। सामान्य नियम के मुताबिक किसी व्यक्ति के होने का मतलब उसके शरीर और मन दोनों से होना है, कार्य भी करे और मन भी उसका हो, दुराशय भी हो। लेकिन कंस्ट्रक्टिव में उसका केवल दुराशय है और दुराशय के स्तर पर वो शामिल इतना ही पर्याप्त है। जबकि विकेरियस लायबिलिटी में, प्रतिनिधिक दायित्व में, वो न तो मानसिक स्तर पर है न तो कार्य करने के स्तर पर है, फिर भी उसे दायी ठहराया जाता है। जब कोई व्यक्ति न तो मानसिक स्तर पर है न भौतिक स्तर पर, कार्य करने के स्तर पर, तो फिर वो है कहां? इसका मतलब उसके न होने पर भी उसे दायी ठहराया जा रहा है। So I have here mentioned if no. Why? For others act. Here through others. Here for others. यहां दूसरे के कार्य के लिए, neither having connection with mensria nor having person in the commission of act, but even I am liable for the act has been done by other, then such kind of liability would be called as vicarious liability. It is different from the vicarious liability under civil law, like under tort, because the mental element is not required in law of tort. So why don't mix vicarious liability under criminal law and vicarious liability under civil law, okay, at one ball. मित्रों, प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत अपकृत्य विधि में भी है, लॉ ऑफ टॉर्ट में, और अपराध विधि में भी है। लेकिन इन दोनों को एक साथ एक कटोरे में मत मिलाइएगा। क्यों? क्योंकि अपराध विधि में दुराशय की आवश्यकता होती है, जबकि सिविल विधि में, लॉ ऑफ टॉर्ट में दुराशय कोई तत्व नहीं है। इस नाते वहां के लिए इसकी व्याख्या अलग है और अपराध विधि के लिए इसकी व्याख्या अलग है। इन लॉ ऑफ टॉर्ट there is no difference in vicarious liability and constructive liability, but here both are different. अपकृत्य विधि या सिविल विधियों में प्रतिनिधिक दायित्व और अन्वयिक दायित्व एक ही होते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन अपराध विधि में इन दोनों में अंतर है। ओके, सो इफ द पर्सन हैव नो मेंस रिया for the offense what had been committed by others, neither he has nor he has participated in doing of actus reus for the offense, okay, has been done by others, but even he is held liable, then it would be not wrong to say that as a person he was not there. So if as a person he was not there and even he is liable, it means his liability is for others act as vicarious liability. जब कोई व्यक्ति किसी अपराध के करने में न तो मानसिक तौर पे शामिल है और न ही कार्य करने के स्तर पर शामिल है, कार्य किया गया है, अपराध किया गया है दूसरों के द्वारा, फिर भी वो दायी है, तो ऐसे दायित्व को हम अन्वयिक दायित्व कहने की बजाय प्रतिनिधिक दायित्व कहेंगे। ठीक है, इस पर आईपीसी में केवल 3 धाराएं हैं, 154, 155 और 156। जनरली आज इन प्री एग्जामिनेशन, ये सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा में पूछी जाती हैं कि कौन सी धाराएं प्रतिनिधिक दायित्व का उदाहरण है। देयर आर जस्ट 3 सेक्शंस इन इंडियन पिनल कोड प्रोवाइड विकेरियस लायबिलिटी, सेक्शन 154, 155 एंड 156। ओके,
generally asked in pre-examinations, that which one of the sections is on vicarious liability. So you should read 3 sections where a person is held liable for others act. He has not participated in commission of act और इन मेंस रिया, न तो वह मानसिक स्तर पर शामिल है न तो कार्य करने के स्तर पर फिर भी दायी है. ओनर और ऑक्युपायर ऑफ लैंड ऑन व्हिच एन अनलॉफुल असेंबली इज हेल्ड. Whenever, I am reading section 154, whenever any unlawful assembly or right takes place, the owner of occupier of the land upon which such unlawful assembly is held or such right is committed, and any person having or claiming an interest in such land shall be punishable with fine not exceeding 1,000 rupees. Okay? If he or his agent or manager, knowing that such offence is being or has been committed or having reason to believe it is likely to be committed, do not give the earliest notice thereof in his or their power to the principal officer at the nearest police station, and do not, in the case of his or their having reason to believe that it was about to be committed, use all lawful means in his or their power to prevent it, and in the event of its taking place, do not use all lawful means in his or their power to disperse or suppress the right or unlawful assembly. Okay? This liability is based on respondent superior. Okay? I will not read the other 2 sections. It is very easy to read by you. मैं 2 अन्य धाराएं नहीं पढ़ूंगा, केवल धारा 54 पढ़ रहा हूं. उस भूमि का स्वामी या अधिभोगी जिस पर विधि विरुद्ध जमाव या बलवा किया गया है, उसका दायित्व है. मतलब उसने न तो विधि विरुद्ध जमाव में भाग लिया न बलवा में, फिर भी वो लायबल है. क्यों? क्योंकि उसकी जमीन पर हुआ. जब कभी कोई विधि विरुद्ध जमाव या बलवा हो, तब जिस भूमि पर ऐसा विधि विरुद्ध जमाव हो या ऐसा बलवा किया जाए, उसका स्वामी या अधिभोगी, यानी जो कब्जे में, या तो मालिक या जो कब्जे में, और ऐसी भूमि में हित रखने वाला या हित रखने का दावा करने वाला व्यक्ति 1,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडनीय होगा. यदि, कब होगा? यदि वह या उसका अभिकर्ता या प्रबंधक यह जानते हुए कि ऐसा अपराध किया जा रहा है या किया जा चुका है, या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसा अपराध का किया जाना संभाव्य है, उस बात को अपनी शक्ति भर शीघ्रतम सूचना निकटतम पुलिस थाने के प्रधान ऑफिसर को, थानेदार को दे, और उस दशा में जिसमें कि उसे या उन्हें यह विश्वास करने का कारण हो कि यह लगभग किया ही जाने वाला हो, यह का मतलब विधि विरुद्ध जमाव या बलवा, अपनी शक्ति भर सब विधिपूर्ण साधनों का उपयोग उसका निवारण करने के लिए नहीं करता या करते हैं, और उसके हो जाने पर अपनी शक्ति भर सब विधिपूर्ण साधनों का उस विधि विरुद्ध जमाव को बिखरने या बलवे को दबाने का उपयोग नहीं करते, तो उन्हें इस दंड से, जो 1,000 रुपए तक के जुर्माने से है, दंडित किया जाएगा. इसका मतलब यह है कि उस बेचारे ने कोई खता नहीं की, कोई गलती नहीं की, दूसरे लोगों ने उसके जमीन पे बलवा कर दिया, फिर भी वो लायबल है. देखिए, यहां उसका कोई मेंसरिया भी नहीं है. सो द अदर 2 सेक्शंस आर सिमिलर. ओके, नाउ जस्ट one liability is to be described here, that is joint liability. मित्रों, अब केवल एक दायित्व की चर्चा बाकी है, वो है संयुक्त दायित्व. लेकिन ध्यान दीजिएगा, there are 5 liabilities, but in 4 places if no and if no. Okay? 5 दायित्वों में से केवल 4 में ही if no लिखा है. तो हमने पहले if no पे चर्चा कर दी, यानी इसमें से कोई एक एलिमेंट गायब हो जाएगा जो जनरल क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए जरूरी है. तो कौन सी क्रिमिनल लायबिलिटी होगी? तो 4 में से कोई एक होगी, आप जान गए. अब हम संयुक्त दायित्व पर चर्चा करेंगे, ज्वाइंट लायबिलिटी. जनरली a single person is sufficient to hold liable for a criminal wrong, but for some offenses group of persons are required. Such kind of liabilities where group is required is called a joint liability. It is very simple. Whether the liability is vicarious, strict, constructive, inchoate or not, but if to hold liable for commission of an offense, it is required, a group is required, an individual is not sufficient to commit the act.
then liability for that kind of offense would be called as joint liability. ओके जब कभी किसी अपराध के लिए किसी एक व्यक्ति का होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि किसी समूह का या निश्चित संख्या में व्यक्तियों का होना जरूरी है, तो चाहे वह प्रतिनिधिक दायित्व हो, कठोर दायित्व हो, अन्वयिक दायित्व हो, अपूर्ण दायित्व हो या सामान्य दायित्व हो, लेकिन हम ऐसे अपराध को फिर संयुक्त दायित्व के नाम से भी जानते हैं. लाइक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, एट लीस्ट 2 persons are required. डकैती, at least 5 persons are required. Unlawful assembly, at least 5 persons are required. To held persons liable under section 34, at least 2 persons required. So these liabilities are called as joint liability. Okay, so I have mentioned with others. So here once again carry it. Person for others act, with other, through other. मित्रों आप इस चार्ट को देखिए जहां अदर अदर लिखा हुआ है, 3 जगह हमने लिखा है. पर्सन फॉर अदर्स एक्ट, इट मींस एज अ पर्सन ही वाज नॉट देयर बट इवन ही इज लायबल, दैट इज विकेरियस लायबिलिटी. पर्सन बट अलोन ही इज नॉट सफिशिएंट, ही इज नॉट एबल टू डू द ऑफेंस, he does that with other, that is called a joint liability. The person was there at mental level, but he has not himself done that, he has done through other, it is constructive liability. Very simple. मित्रों हम इस पर्सन शब्द को 3 टुकड़े में लेकर चले, समझ में आ जाएगा. देखिए एक है अदर्स एक्ट, वो न तो मेंटल लेवल पे है, न तो कार्य किया, फिर भी दूसरे के कार्य के लिए लायबल है, तो यह है प्रतिनिधिक दायित्व. यहां है वो अकेले ही अपराध करने के लिए पर्याप्त नहीं है जब तक कि और लोगों के साथ न करे, विद अदर, तो इसको कहेंगे संयुक्त दायित्व, जॉइंट लायबिलिटी. और जहां वो है मानसिक स्तर पर तो है, लेकिन दोषपूर्ण कार्य खुद नहीं किया बल्कि थ्रू अदर्स किया, अन्य के जरिए किया, तो इसको कहेंगे कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, अन्वयिक दायित्व. सो एंजॉय द लेक्चर. बाय.